हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 4 वंशागत और विविधता के सिद्धांत। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, मेंडल के नियमों की व्याख्या कीजिए। या फिर देखिए, एक ही क्वेश्चन देखिए कितने प्रकार से पूछ रहा है। मेंडलवाद पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए, या फिर मेंडल के द्विगुण संकरण प्रयोग का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, या फिर मेंडल के स्वतंत्र अपव्यवन के नियम को समझाइए, या मेंडल का लक्षणों के पृथक्करण का नियम क्या है, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं। आगे देखिए, या फिर मेंडल के पृथक्करण के नियम का उपयुक्त रेखाचित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। तो देखिए, हम यहाँ पे मेंडल के तीनों नियमों को पढ़ लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में अलग अलग पूछ रहा है, तो सभी क्वेश्चनों का उत्तर हम एक ही प्रश्न में उत्तर में देख लेंगे। तो आइए देखते हैं उत्तर। देखिए, मेंडल के वंशागत का नियम। तो देखिए, मेंडल ने अपने एक संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण के पश्चात जो निष्कर्ष निकाले उन्हें मेंडल के आनुवंशिकता का नियम कहते हैं। मेंडल ने अपने एक संकर संकरण और दो द्विसंकर संकरण के पश्चात यानी बाद में जो निष्कर्ष परिणाम निकाले उसे मेंडल के आनुवंशिकता का नियम कहते हैं। इनका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार से है। नंबर 1 है प्रभाविता का नियम। तो देखिए, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को धारण करने वाले दो शुद्ध जनकों में परस्पर संकरण कराया गया तो उनकी संतानों में विरोधी में से केवल एक प्रभावी लक्षण परिलक्षित होता है और दूसरा लक्षण अप्रभावी लक्षण व्यक्त नहीं होता, यानी प्रभावी लक्षण दिखाई देता है और अप्रभावी लक्षण छिप जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे कि मटर के पौधों में ऊंचाई के गुण के दो विपर्यासी लक्षणों लंबापन और बौनापन पर विचार किया जाए तो शुद्ध लंबे पौधों में लंबाई के समयुग्मजी कारकों का जोड़ा होगा। लंबे पौधों का जीनोटाइप कैपिटल टी होगा। इसी प्रकार शुद्ध बौने का जीनोटाइप स्मॉल टी होगा। जब लंबे पौधे यानी कैपिटल टी और बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाएगा तो यह F1 पीढ़ी के सभी पौधे जीनोटाइप यानी एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी होगा, अर्थात एक कारक लंबाई का टी और दूसरा बौनापन, एक लंबाई और एक बौनेपन का होगा। चूंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी से प्रभावी कौन है, कैपिटल टी प्रभावी है, अतः F1 पीढ़ी के सभी पौधे क्या होंगे, लंबे होंगे। देखिए, चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सभी पौधे लंबे और ये बौने। तो लंबे पौधे का जब संकर होगा, देखिए यहाँ से एक कैपिटल टी आया और यहाँ से एक स्मॉल टी आया, तो क्या बना, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी बना यहाँ पे। फिर यहाँ से एक कैपिटल टी और यहाँ पे क्या एक स्मॉल टी आया, तो क्या हुआ, एक क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी प्रकार से देखिए सब में लेके जाएंगे तो हमारा एक कैपिटल एक स्मॉल बनेगा, यानी कि सभी पौधे क्या होंगे, F1 पीढ़ी में लंबे होंगे। प्रभाविता के नियम के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। देखिए आगे, लक्षणों का नियंत्रण इकाई द्वारा होता है जिन्हें कारक कहते हैं। कारक जोड़े में पाए जाते हैं। असमान कारकों वाले जोड़ों में से एक सदस्य प्रभावी होता है और दूसरा सदस्य अप्रभावी होता है। ये हो गया प्रभाविता का नियम। अब देखते हैं पृथक्करण का नियम। नियम नंबर 2। देखिए, नियम नंबर 2 क्या है, कारकों के पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। लक्षण कारकों में के प्रत्येक सजातीय जोड़े के दौरान दोनों कारक युग्मक बनाते हैं तथा समय पृथक हो जाते हैं। समय पर क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं और इनमें से केवल एक सदस्य कारक ही किसी एक युग्मक में पहुंचता है। देखिए, लक्षण कारकों में प्रत्येक समजातीय जोड़े के दोनों कारक युग्मक बनाते हैं। पृथक ही बनाते समय युग्मक बनाते समय ही क्या हो जाता है, पृथक हो जाते हैं और इनमें से केवल एक सदस्य कारक ही एक युग्मक में पहुंचता है। जब परस्पर विरोधी शुद्ध आनुवंशिक लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तब प्रथम पीढ़ी F1 में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, परंतु दूसरी पीढ़ी F2 की संतानों में इनके विपरीत लक्षण का एक निश्चित अनुपात पृथक्करण हो जाता है, अतः इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। देखिए, जब अभी प्रभाविता के नियम में हमने देखा कि जब दो विपर्यासी लक्षणों के बीच संकरण कराया गया तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण क्या हुआ, प्रकट हुआ और अप्रभावी छिप गया। लेकिन जब F2 पीढ़ी में संतानों का विपरीत लक्षण में क्या होता है, प्रदर्शित होता है, इसे क्या कहते हैं,
अनुपात में पृथक्करण का क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। इसमें क्या होता है, विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में क्या होता है, पृथक्करण अलग अलग हो जाते हैं। विपरीत लक्षण एक अनुपात में अलग अलग हो जाते हैं, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। इससे यह स्पष्ट भी होता है कि प्रथम पीढ़ी में साथ साथ रहने के बावजूद भी गुणों का आपस में मिश्रण नहीं होता, क्योंकि अगर गुणों का मिश्रण होता तो दूसरी बार में जब F2 पीढ़ी हुई उसमें भी ये लोग मिल जाते। आगे देखिए, युग्मक निर्माण के समय ये गुण पृथक हो जाते हैं और युग्मक की शुद्धता बनी रहती है, इसलिए इस नियम को शुद्धता यानी युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। उदाहरण देखिए, जब मटर के एक पौधे का जिसमें लाल पुष्प होते हैं सफेद पुष्प से संकरण कराया गया तो F1 पीढ़ी में केवल लाल वाले पुष्प पौधे उत्पन्न होते हैं। यदि F1 पीढ़ी की में स्वपरागण कराया जाए तो F2 पीढ़ी के पौधों में दोनों प्रकार के सफेद व लाल पुष्प उत्पन्न होते हैं। लाल एवं सफेद पुष्प वाले पौधों के बीच का अनुपात क्या होगा, 3.1, यानी 3 लाल तो 1 सफेद। लाल पुष्प वाले पौधों की संख्या 1/3 शुद्ध और 2/3 अशुद्ध संकरण होते हैं। अगली तीसरी पीढ़ी F3 में इनमें से 1/3 अर्थात 1/3 में केवल लाल पुष्प बनते हैं। शेष 2/3 अर्थात लाल 2/3 लाल पुष्पों से अगली पीढ़ी में पुनः लाल व सफेद पुष्प बनते हैं। आगे देखिए, जब लाल पुष्प वाले शुद्ध पौधे जिसके कारक R हैं तथा परागण सफेद पुष्प वाले पौधे जिसके कारक r हैं से कराया जाता है तब इनके युग्मक R तथा r में आपस में संयोजन करके F1 पीढ़ी में के सभी लाल पुष्पों का निर्माण करते हैं, क्योंकि कारक R लाल रंग की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। F1 पीढ़ी के सभी पौधों में R कारक उपस्थित होता है और इसके प्रभावी होने के कारण r अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित नहीं कर पाता, अतः R प्रभावी और r अप्रभावी कारक है। F1 पीढ़ी में प्राप्त चारों पौधे लाल पुष्प वाले होते हैं। जब F1 पीढ़ी के इन सभी पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में रंग के अनुसार 2 प्रकार के पौधे उत्पन्न होते हैं, अर्थात लाल पुष्प वाले एवं सफेद पुष्प वाले पौधों के बीच क्रमशः 3:1 का अनुपात होता है, परंतु कारक सिद्धांत के अनुसार 2 पौधे शुद्ध, एक लाल पुष्प वाला एक सफेद पुष्प वाला, जिसमें से एक में R कारक तथा दूसरे में r कारक होते हैं। जब दोनों ही जनक लक्षणों के शुद्ध रूप होते हैं। आगे देखिए, शेष 2 पौधे मिश्रित लक्षण वाले अर्थात एक R कारक होते हैं। यद्यपि इसमें R के प्रभावी होने के कारण लक्षण प्रारूप लाल पुष्प वाले पौधे होते हैं, जबकि R पौधे में स्वपरागण कराया जाए तो अगली संतत में इसमें लाल पुष्प वाले शुद्ध पौधे उत्पन्न होंगे। इसी कारण बौने पौधों में स्वपरागण कराया जाए तो इसकी अगली पीढ़ी सफेद पुष्प वाले शुद्ध पौधे प्राप्त होंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर F2 पीढ़ी में 3 लाल पुष्प 1 सफेद पुष्प का पौधा उत्पन्न होगा। इन प्रयोगों ने मेंडल ने पाया कि कारक प्रभावी और अप्रभावी होते हैं परंतु परिवर्तित नहीं होते, लेकिन समय आने पर अप्रभावी कारक पृथक होकर अपनी अभिव्यक्ति दर्शाते हैं। आगे देखिए, तीसरा नियम क्या है, मेंडल के उपरोक्त पृथक्करण का नियम। देखिए, मेंडल के अनुसार पृथक्करण का नियम किस प्रकार से है। मेंडल के उपरोक्त पृथक्करण के नियम को पुन्नेट वर्ग या चौरक बोर्ड द्वारा नीचे प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे देखिए आप, बोर्ड इसमें प्रदर्शित किया गया है मेंडल के अनुसार। देखिए, ये जो R है ये रेड फूल यानी लाल फूल है, r जो है ये सफेद फूल है। तो इसके भी जब संकरण कराएंगे तो हमारा क्या होगा, देखिए एक R और R यानी कि गुलाबी फूल होगा। आगे देखिए, एक सफेद एक लाल। पृथक्करण के नियम के आधार पर मेंडल ने भविष्यवाणी की थी कि लाल पुष्प वाले पौधों में 1/3 ऐसे होंगे जो F3 पीढ़ी में केवल लाल पुष्प वाली संतति उत्पन्न करेंगे। 2/3 ऐसे होंगे जिनकी संतति मिश्रित होगी, जिसमें लाल एवं सफेद पुष्प वाले पौधे 3:1 के अनुपात में होंगे। वास्तविक प्रयोगों से प्राप्त आंकड़े लक्षणों के पृथक्करण के सैद्धांतिक आधार पर अनुमानित परिणामों के पूर्णतया अनुरूप है। अगला नियम देखिए, तीसरा नियम क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम।
स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो देखिए स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है, इसे पढ़ते हैं। देखिए मेंडल ने अपने कुछ प्रयोगों में दो विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर परपरागण अर्थात संकरण कराया, जिसे द्विगुण संकरण कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से हो जाता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे पर प्रभावित नहीं होती। उदाहरण, मेंडल ने मटर की दो विपर्यासी लक्षण बीजों के आकार तथा इनके रंग का चयन किया। मेंडल ने अपने प्रयोग में गोल तथा पीले बीज वाले पौधों का संकरण झुर्रीदार तथा हरे बीज वाले पौधों से कराया। पर परागण द्वारा प्राप्त F1 पीढ़ी में उत्पन्न पौधों से प्राप्त सभी बीज गोल तथा पीले रंग के पाए गए, क्योंकि गोल आकृति एवं पीले रंग झुर्रीदार आकृति एवं हरे रंग पर प्रभावी थे। जो गोल आकृति एवं पीला रंग था वो झुर्रीदार पर और पीला हरे रंग पर प्रभावी था। झुर्रीदार आकृति एवं हरा रंग अप्रभावी होने के कारण छिपे रहे। जब F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया गया तो F2 पीढ़ी में निम्न 4 प्रकार के बीज वाले पौधे उत्पन्न हुए। कौन कौन से देखिए, गोल तथा पीले, झुर्रीदार तथा पीले, गोल तथा हरे, झुर्रीदार तथा हरे। जब जनक पीढ़ी में गोल व पीले बीज वाले पौधे तथा झुर्रीदार व हरे बीज पौधे वाले बीजों के बीच संकरण कराया जाता है तो जनक पीढ़ी कारक देखिए कैपिटल RR और कैपिटल YY, यानी कैपिटल RR लाल और YY क्या हो गया हमारा पीला है। गोल और पीले के लिए RYY झुर्रीदार, ये झुर्रीदार तथा हरे के लिए अपने युग्मक RY तथा RY बनाते हैं। ये युग्मक प्रथम पीढ़ी F1 में सभी गोल और पीले बीज वाले पौधे उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इनमें RY कारक है जो गोल तथा पीले गुण के लिए प्रभावी हैं। आगे देखिए, F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराने पर उनसे 4 प्रकार के बीज बनते हैं, हरे व झुर्रीदार, हरे व गोल, हरे व पीले तथा पीले व झुर्रीदार। इससे यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि आनुवंशिक लक्षण स्वतंत्र होते हैं, चूंकि पीला रंग सदा गोल बीजों के साथ ही नहीं वरन झुर्रीदार बीजों के साथ भी आता है, अथवा हरा रंग सदा झुर्रीदार बीजों के साथ नहीं वरन गोल बीजों के साथ भी आता है। F1 पीढ़ी के सभी पौधों में युग्मक बनने पर 4 प्रकार के युग्मक क्रमशः कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल R कैपिटल Y तथा स्मॉल R और स्मॉल y बनते हैं। जब ये युग्मक दूसरे पौधों के इसी प्रकार युग्मक से मिलते हैं तो निम्न प्रकार का परिणाम प्राप्त होता है। लक्षण प्रारूपी अनुपात। देखिए नंबर 9 क्या है, 9 पौधे गोल व पीले बीज वाले, 3 पौधे गोल व हरे बीज वाले, 3 पौधे झुर्रीदार व पीले बीज वाले, 1 पौधा झुर्रीदार व हरा बीज वाला। उपरोक्त चारों प्रकार के पौधों के लक्षण 9:3:1 के अनुपात द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, जबकि कारक के आधार पर जीन प्रारूपी अनुपात निम्न प्रकार होता है। नंबर 1 देखिए, गोल तथा पीले बीज वाले पौधे। जो संख्या 9 होती है केवल RY के प्रभावी होने के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। 4 पौधे RY तथा कैपिटल RY स्मॉल RY कारक वाले होते हैं। 2 पौधे कैपिटल RY यानी कैपिटल RY और फिर एक कैपिटल R और Y स्मॉल RY कारक होते हैं। यानी कि देखिए जो कैपिटल R है ये क्या है, ये लाल जो लाल पुष्प वाला पौधा, और 2 पौधे कैपिटल RY और फिर स्मॉल RY कारक होते हैं। एक पौधा कैपिटल RY और फिर कैपिटल R कैपिटल Y कारक वाला होता है। इस प्रकार 9 पीले व गोल बीज वाले पौधे कारकों के आधार पर 2:2:2:2:2:1 का अनुपात रखते हैं। अगला देखिए दूसरा नंबर, पीले तथा झुर्रीदार बीज वाले पौधे। जो संख्या में 3 होते हैं केवल स्मॉल R और कैपिटल Y के प्रभावी होने के आधार पर होते हैं। ये निम्न प्रकार से होते हैं। देखिए स्मॉल R और फिर कैपिटल Y मतलब क्या होता है, झुर्रीदार। तो देखिए 2 पौधे, एक क्या स्मॉल R स्मॉल Y और फिर एक स्मॉल R और फिर कैपिटल Y कारक वाले, एक पौधा RY कारक वाला। इस प्रकार 3 झुर्रीदार और पीले बीजों वाले पौधों के कारकों के आधार पर 2:1 के अनुपात में
होता है। कौन? पीले तथा झुर्रीदार। आगे देखिए तीसरा, गोल तथा हरे बीज वाले पौधे। आर वाई कारकों के प्रभावी होने के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। दो पौधे किस प्रकार से होते हैं? देखिए दो पौधे आर वाई यानी हरे झुर्रीदार, कारक आर स्मॉल आर और फिर स्मॉल वाई कारक वाले। एक पौधा कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई वाला होता है। इस प्रकार तीन गोल हरे बीज वाले पौधे कारकों के आधार पर 2:1 का अनुपात होता है। चौथा नंबर देखिए, झुर्रीदार व हरे बीज वाला पौधा। झुर्रीदार व हरे बीज वाला पौधा, तो देखिए केवल एक ही बनता है, इसमें स्मॉल आर वाई कारक होते हैं। यदि लक्षणों के दोनों युग्म एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर व्यवहार करें तो भी उनसे उपरोक्त परिणामों की अपेक्षा होगी। यदि अलग अलग लक्षण 3:1 के अनुपात में भी संयोजित होता है तो प्रायिकता का सिद्धांत लागू होता है। इस सिद्धांत के अनुसार 2 या 2 से, देखिए चित्र है, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र लक्षणों के एक साथ पाए जाने की संभावना उनके अलग अलग पाए जाने की संभावना का गुणनफल होगा। ऊपर वर्णित किए गए चारों संयोजनों या लक्षण प्रारूप के पाए जाने की संभावना की गणना इस आधार पर की जा सकती है कि प्रत्येक लक्षण के लिए संतत 3/4 भाग प्रभावी व 1/4 भाग अप्रभावी होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा प्रभाविता का जो होता है नियम। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।